कि मैं सामने वाले तट पर किनारे से चलूं और सामने वीडियोग्राफी करूं। जब उन्होंने मुझसे कहा था तो मैं खींच गया था। 2005 की परिक्रमा में वो जितना कुछ भी हो सका, तो मैं भाग्यशाली हूं कि शायद धरती पर 72 घंटे की मैनुअल वीडियोग्राफी किसी के पास है तो वो हमारे संस्थान के पास है, मेरे पास है। 14 सितंबर 2025 रविवार को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत के द्वारा परिक्रमा कृपासार पुस्तक का विमोचन किया जा रहा है। यह पुस्तक मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की 2 नर्मदा परिक्रमा यात्राओं के अनुभवों पर आधारित है। कार्यक्रम का आयोजन नर्मदा खंड सेवा संस्थान मंगरौन द्वारा किया जा रहा है। मंत्री पटेल ने बताया कि यह पुस्तक लगभग 30 वर्षों पूर्व लिखे गए लेखों का संकलन है, जिसे अब हिंदी दिवस के अवसर पर प्रकाशित किया जा रहा है। इस मौके पर मध्य प्रदेश की 108 नदियों के उद्गम स्थलों से एकत्रित जल भी मां नर्मदा को समर्पित किया जाएगा। आयोजन का उद्देश्य केवल पुस्तक विमोचन नहीं बल्कि जल और नदियों के संरक्षण के प्रति जन जागरूकता फैलाना भी है। इसी विषय पर मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मीडिया से प्रेस वार्ता कर विस्तार से जानकारी दी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, फोटो जर्नलिस्ट सबका मैं नर्मदा खंड सेवा संस्थान की तरफ से आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 14 तारीख को मेरी पुस्तक परिक्रमा कृपासार, जो मैंने 30 वर्ष पहले जो मेरी पहली परिक्रमा थी उसके दौरान और उसके चतुर्मास के दौरान जो मैंने लिखा था, उस संग्रहण को पुस्तक का रूप 30 साल बाद मिला है। और मेरा सौभाग्य ये है और मां नर्मदा की कृपा है कि उसका विमोचन इंदौर में 14 सितंबर को परम पूज्य सरसंघचालक जी करेंगे। ये पूरी तरह से, मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, सरकार में मंत्री हूँ, लेकिन ये कार्यक्रम पूरी तरह से गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, क्योंकि इस पुस्तक को मैंने 30 साल तक छपने नहीं दिया। जब मेरे मित्रों ने इस बात का फैसला किया, जब मैं 65 साल का होने वाला था, इसको छप जाने दें, और वो पुस्तक छपी और बाद में वो इस मुकाम तक पहुंची जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता था। इंदौर का स्थान और तिथि मेरे द्वारा तय नहीं हुई, ये भी मां नर्मदा की कृपा है। जब मुझे पता चला कि 14 तारीख हिंदी दिवस है और मां अहिल्या की नगरी इंदौर में इसका विमोचन परम पूज्य सरसंघचालक जी द्वारा होगा, तो जो मेरे जैसे व्यक्ति के लिए भी विश्वास करने योग्य समाचार नहीं था, लेकिन मैं भाग्यशाली मानता हूँ। और पहली परिक्रमा के बाद जब मैंने दूसरी परिक्रमा अपनी धर्मपत्नी श्रीमती पुष्पलता पटेल और अपने सहयोगियों के साथ 2005 में की थी, उस समय तक तो मैं अपने गुरुदेव की इच्छा थी कि मैं सामने वाले तट पर किनारे से चलूं और सामने वीडियोग्राफी करूं। जब उन्होंने मुझसे कहा था तो मैं खींच गया था। 2005 की परिक्रमा में वो जितना कुछ भी हो सका, तो मैं भाग्यशाली हूं कि शायद धरती पर 72 घंटे की मैनुअल वीडियोग्राफी किसी के पास है तो वो हमारे संस्थान के पास है, मेरे पास है। उसके भी कुछ अंश हैं जो आज को समय में कभी देखने को मिलेंगे, क्योंकि कुछ मैंने भी आधे के आसपास मैंने खुद ने वीडियोग्राफी की है। वो हैंडी वो होते थे जो छोटी कैसेट वाले होते थे। अभी इस कार्यक्रम के निमित्त मैंने भी उसके कुछ अंश देखे तो मैं खुद भौचक था। एक बात जरूर मैं बड़े दुख के साथ कहता हूँ, पहली परिक्रमा 30 साल पहले हुई थी। जो स्थान मैंने दर्शन किए थे आज वो नहीं है। शूलपाणेश्वर के मंदिर की ध्वजा और कलश का मैंने दर्शन किया था, लेकिन वो अब सरदार सरोवर की समाधि में है। झाड़ी के बहुत से स्थान जो सबसे महत्वपूर्ण मार्ग माने जाते हैं वो भी जलमग्न हुए। फिर 20 साल पहले जब हम परिक्रमा में निकले दूसरी बार, जो स्थान हमने देखे आज वो भी जलमग्न है। धारा जी का कुंड जहाँ पर शिव जी बनते थे वो भी अमरकंटक के उसमें समा गया।
वहाँ पर काजल रानी का एक बहुत पवित्र स्थान था, वो विजुअल में कभी आपको देखने के लिए मिलेगा। संभवतः परसों शायद अगर वो डिस्प्ले होगा तो उस पर वंश होंगे। पर सात माता का स्थान था, वो भी जलमग्न हुआ है। 24 अवतार को विस्थापित किया गया। मतलब उदाहरण के लिए मैं ऐसे अनेक स्थान बता सकता हूँ जो तब के स्थान थे, जो 20 साल पहले थे लेकिन आज नहीं है, कुछ 30 साल पहले थे लेकिन आज नहीं है। तो परिक्रमा का जो मूल तत्व है, जो तपस्वियों के स्थान थे, उनकी जगह पर या तो आश्रम हो गए हैं बड़े या मंदिर बन गए हैं। तो तब के स्थानों का लोगों को जानकारी भी नहीं है। आजकल तरीका भी बदला है, वाहनों से लोग परिक्रमा करते हैं, बड़े संख्या में परिक्रमा करते हैं। तो मुझे लगता है कि हम वो लोग हैं जहाँ पर माँ नर्मदा और परिक्रमावासी की सेवा और उसको सब कुछ मानने वाला जो संकल्प है वो मेरे परिवार का और मेरे पथिक परिवार का, जो परम पूज्य श्री वावसी जी के पथिक है, उन सब का यही संकल्प है। और इसलिए मैं इस पुस्तक को के बारे में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि उस दौरान, तब मैं 35 साल का था, जो मैंने उस संदर्भ में लिखा होगा वो समाज के कुछ काम में आ सकेगा, ये विश्वास मैं जरूर प्रकट करता हूँ। तो माँ से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो आने वाली नई पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन का काम करे, क्योंकि जब मैंने लिखा था तब मेरी उम्र 35 साल थी, तो शायद उस वर्ग को कुछ दिशा देने का वो काम करेगी। दूसरा, मैंने पिछले वर्ष जब मैं राज्य सरकार में मंत्री बना था तो मुख्यमंत्री जी ने जलगंगा अभियान शुरू किया था। अगर नर्मदा परिक्रमावासी है तो उससे एक भी बार ऐसी गलती नहीं हो सकती जो नदी को, नर्मदा को, पर्यावरण को क्षति पहुंचाए। एक बार भिक्षा लेकर अगर आपको जीवन जीना है तो मैं इतना भरोसे के साथ कह सकता हूं कि 3 कमजोरियां मनुष्य की होती है: भय, लालच और अहंकार। तीनों परिक्रमा समाप्त कर देती है। अगर तीनों चीज़ें खत्म हो जाएंगी तो पर्यावरण की रक्षा ही होगी, नदी की रक्षा होगी, ये तय। नहीं, मुझे लगता है कि परिक्रमावासी के नाते उनसे मेरी बातचीत हुई है। कुछ जैसे जब उनने मुझसे भी कहा था तो उनके सामने भी धर्म संकट रहते हैं, तो मुझे लगता है कि उन्होंने कहा कि मुझे पुस्तक चाहिए, मैं उनको पुस्तक तो खुद जाकर देने वाला हूँ। 6 नदियों पर मैं प्रत्यक्ष गया हूँ और 2 नदियों का जल उस नदी पर काम करने वाले उमरिया जिले के हमारे कार्यकर्ताओं ने मुझे अमरकंटक में लाकर दिया। ऐसा 108 नदियों का जल आज मेरे पास में है और मैं लेकर भी आया हूँ। तो फिर हमारे सभी मित्रों ने कहा कि कल 13 तारीख है, तो कल हम 108 नदियों के उस जल से लोक माता अहिल्याबाई की मूर्ति का अभिषेक करें। और दूसरी इच्छा संस्थान की यह है कि मेरे पास में देने के लिए बाकी कुछ नहीं है उपहार के तौर पर, तो मेरा ये परिश्रम है 2 वर्षों का, 108 नदियों के उद्गम का जल भी हम परम पूज्य सरसंघ चालक जी को भेंट करें। उसका एक मॉडल मेरी बेटी ने बनाया, तो मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाएंगे, कोई सुझाव होगा तो मेरे पास में कल का दिन है, परसों देंगे। पर मुझे लगा कि कुछ और देने की मेरी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन 2 वर्षों में जो मैंने परिश्रम किया, जिस परिश्रम से जो मैंने कमाया, वो पूंजी मेरे पास 108 मध्य प्रदेश की नदियों के उद्गम का जल है। तो लोक माता का हम कल अभिषेक करेंगे 10 बजे और परसों 14 तारीख होगी, तो परम पूज्य सरसंघ चालक जी को एक परिक्रमावासी की यही भेंट होगी। आज के दिन में इतना ही आपसे आग्रह करता हूँ, आप सब उसमें आमंत्रित हैं कि इस पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में आप पधारें। बस इतना ही मुझे कहना है। कुछ अगर आप पूछते हैं तो मैं जरूर जवाब दूंगा। नर्मदे हर। कि आखिर मैं क्या योगदान दे सकता हूँ? मैं भारत सरकार में जल शक्ति राज्य मंत्री रहा हूँ, तो ये तो मुझे मालूम था कि मध्य प्रदेश नदियों का मायका है, लेकिन उद्गम की स्थिति क्या है? आज हम जो नर्मदा को मैं बचपन से देखता हूँ, जब मैं बचपन में जिस नर्मदा को देखता था वो आज नहीं है। तो मैंने ये सोचा कि अगर छोटी नदियाँ 12मासी होंगी तो नर्मदा जैसी नदी का अस्तित्व बचेगा। तो क्यों ना एक बार उद्गम पर जाके देखें। मैं बेतवा के उद्गम पर केंद्रीय मंत्री होने के नाते गया था और मेरी पहली उद्गम यात्रा, मैंने उसका नाम दिया था उद्गम मानस यात्रा।
तब कल्पना मुझे नहीं थी कि मैं 100 पार कर जाऊंगा। मैंने कहा चलिए कोशिश करते हैं। तो पहले साल पिछले वर्ष मैंने 30 दिन में 32 नदियों के उद्गम पर गया था, जिसमें 7 तो जाना पाव की ही थी, तो एक साथ आप गिनती जोड़ लीजिए तो 32 हो गई वो। लेकिन उनमें 5, 6 या 7 में ही मुझे जल मिला था, बाकी जगह जल की बूंद नहीं मिली। फिर इस बार भी मैंने 3 महीने में क्रम जारी रखा। मुझे लगता है कि हम सद प्रयासों के समर्थक हैं। परिणाम क्या है ये मूल्यांकन बाकी लोग करेंगे, ये मुझे नहीं करना है। मैं अभी ग्रामीण विकास मंत्री हूँ। मैंने पिछले साल पौधारोपण पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि मैंने ये माना यदि हम पौधे की रक्षा नहीं कर सकते, वृक्ष नहीं बना सकते, तो पौधे को नहीं लगाना चाहिए। गर्मी में जल नहीं दे सकते तो अगर हम पौधे को वृक्ष बना सकते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए। जब गांव का कोई व्यक्ति पौधा लगाता है और जिंदा बचा लेता है तो हमको भी उसका संकल्प लेना चाहिए। लेकिन मैं कमजोरी ढूंढने का पक्षधर नहीं। मुझे लगता है मैंने कहा, आप समझ रहे हैं मेरे विभाग में इसमें आप जैसे लोग कोई सहयोग करेंगे तो मैं सहमति दूंगा, क्योंकि जितना मैं रोक सकता था उतना तो वो रुक गया। अभी मैंने देखा तो क्लिपिंग देख के मैं ही थोड़ा रोमांचित था। तो कुछ मित्रों ने कहा है तो ये आप लोग ही कर पाएंगे, मेरी तरफ से तो मैं कोई प्रयास नहीं करने वाला हूँ। 30 साल नहीं किया, अभी भी नहीं करने वाला हूँ। रहा सवाल परिक्रमा का, तो मैं अभी हमने आश्रय स्थल की कल्पना की। तो मैंने मेरे विभाग में मुझे मौका मिला तो मैंने उसको शिपरी ऐप से देखा कि सरकारी ज़मीन कितनी है नर्मदा के किनारे। अगर 2 एकड़ से ज़्यादा है तो उसकी फेंसिंग कराएंगे, पौधे लगाएंगे, कुछ हिस्सा छोड़ेंगे। जहाँ पर 500 से 1000 पौधे होंगे भवन की अनुमति वहीं देंगे, अन्यथा भवन नहीं बनने देंगे। क्योंकि मैं ये मानता हूँ आश्रय स्थल तो परिक्रमावासी के लिए होने चाहिए, लेकिन उसका गंदा एक बूंद भी नर्मदा में नहीं जाना चाहिए। ये मेरा मानना है। जो मुझे सिखाया, हम लोग स्नान करते थे तो हमारे आराध्य प्रभु शिवासी जी कहते थे कि तुम्हारा शरीर का पानी रेत से बहकर भी नर्मदा में नहीं जाना चाहिए। तो जब इतनी निष्ठा है, और अगर हम आए हैं डोलडाल से तो हम सीधे नर्मदा से जल नहीं ले सकते। हमारा एक भगत खड़ा रहेगा, पहले वो हमको स्नान कराएगा, फिर वो जाएगा, फिर हम उसको स्नान कराएंगे। अगर परिक्रमा के बारे में हमें सोचना है तो ये बड़ी ईमानदारी है। तो मुझे लगता है कि पर्यावरणीय रक्षा ही उसका संदेश है, स्वच्छता, बाकी जागरण। परिक्रमा सिर्फ स्वांताय सुखाय भर के लिए नहीं होती। परिक्रमा हमको 1 घंटा लगता था, जहाँ हम आसन लगाते पूरा साफ करो, फिर लीपो, और जाते समय भी सफाई करो, बची हुई लकड़ियां जमाओ। और वो कहते थे कि तुम कौन से नंबर के परिक्रमावासी हो, तुम्हारे पीछे भी कोई आ रहा है तो उसको सिर्फ जल छिड़कने की जरूरत पड़े, तुमने 1 घंटे सफाई की है। तो वो घाट साफ करवाते थे, जहाँ रुकते थे वो भी साफ कराते थे। अन्यथा लोग रोटी बनाते हैं, राख छोड़ के चले जाते हैं, दूसरा आता है साफ करता है। तो ये चीजें परिक्रमा की मूल में है। कोई कितना पालन करता है अगर आप मुझसे पूछोगे, मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं परिक्रमावासी का सम्मान करता हूँ। बड़ी नदियाँ जो सबसे ज़्यादा जल देती है उसमें बंजर है, उसकी स्थिति अभी भी अच्छी है। दूसरा, हम नीचे जाते हैं तो जबलपुर के पास में हिरन एक तरफ है, सनेर एक तरफ है, दोनों पहाड़ी नदियाँ हैं। तो पहाड़ी नदियाँ हैं तो बरसात में और बाकी में तो पानी ज़्यादा होता है, लेकिन अभी भी वो कमोबेश 12 महीने हैं। 12 महीने कई बार धार कहीं टूटती है, लेकिन पानी उनमें रहता है। लेकिन नीचे भी नदियां हैं, लेकिन उनकी जल राशि कम हुई है। उद्गम पर वो सूख रहे हैं, या तो वृक्षों की कटाई हुई है या डेंसिटी ऑफ ट्यूबवेल्स के कारण लेवल नीचे गया है। ये बड़ी चुनौती है। एक सवाल ये है कि नहीं, 2-3 बातें आपने एक साथ पूछ ली है। जैसे नरसिंहपुर में 5 बड़ी नदियां हैं, 2 किलोमीटर में 5 मिल जाती हैं, फिर नर्मदा में मिलती है। आज ये भी 12मासी नहीं, पहले 5 12मासी थी। मतलब एक इस दोनों पक्षों को देखना होगा। जैसे आपने नर्मदा पथगमन की बात की है तो इसमें दोनों मत हैं। हमारे एक मित्र हैं, उनने भी कहा, या बाकी लोगों का भी है, मेरा भी हो सकता है कि हम क्या पर्यटकों के लिए पक्के रास्ते बनाने के पक्षधर हैं। तो मेरा मानना है कि प्रथम दृष्टया बरसात हो या बाकी जगह पुलियाँ कंप्लीट करनी चाहिए।
और वो रास्ता बनेगा वो प्राइवेट खेतों से बनेगा। तो किसान के वाहन तो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि और भी जो यात्री हैं उनके चले जाएं, लेकिन ऐसा ना हो कि वो बाकी चीज़ों को नुकसान कर दें। इसलिए पौधारोपण के नुकसान किए बगैर, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को नुकसान किए बगैर अगर कोई सुगम मार्ग बनता है तो ठीक है। मैंने दोनों परिक्रमा तट से की है, यानी हमने किनारा नहीं छोड़ा, गांव में ऊपर गए नहीं, गुरुदेव के साथ थे तब भी, हम स्वयं भी चले तब भी, उसका आनंद अलग है। लेकिन अब बीच में लोग खेत की बाड़ी लगा देते हैं, कांटे लगा देते हैं, एक चुनौतियाँ हैं। तो मुझे लगता है कि किनारे पर पुलिया बनाओगे तो नर्मदा बहा के ले जाएगी, वो बचेगी नहीं। तो आपको अगर निकासी के लिए बनाना है तो आपको कगार के ऊपर बनाना पड़ेगा, वो प्राइवेट लैंड है। तो मुझे लगता है कि जो ये बातें कल्पना करते हैं उन कल्पना को जमीनी सच्चाई के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये शायद जरह का विषय है, कभी इस पर गोष्ठी हो तो मैं आने के लिए तैयार हूँ, मैं बात करूँगा। हर चाय पीते अभी तक 89 उद्गम पर मेरे विभाग ने फेंसिंग की है और वृक्षारोपण हुआ है। आपके सबसे निकट मंदसौर है, उस मंदसौर के कमंडल नदी नाम है उसका, उस पर 1300 पौधे लगे और पहली बार वहाँ आयोजन हुआ, तो जागरण तो हुआ। हमारा उद्देश्य है उद्गम पर पौधारोपण करना, परिणाम आएंगे तो 4-5 साल बाद।